ये वो कहानी है जिसमें ब्रूस वेन के पास ना ही कोई मैंशन है, ना उसके पास कोई बटलर है और ना ही वो बिलियनर है। लेकिन ये वो कहानी है जिसमें बैटमैन बुरे लोगों को सिर्फ पीटता नहीं है, उन्हें काट कर रख देता है। यह हमारे जाने पहचाने उस टिपिकल बैटमैन स्टोरी से बहुत अलग है, क्योंकि ये है नए डीसी यूनिवर्स के एब्सोल्यूट बैटमैन का स्टोरी। मेरा नाम है राजा, आप देख रहे हैं थिंक नर्डी और इस वीडियो में हम लोग एब्सोल्यूट बैटमैन के फर्स्ट इशू को एक्सप्लोर करने वाले हैं। कहानी के राइटर हैं स्कॉट स्नाइडर और आर्टिस्ट हैं निक ड्रैगोटा। साल है 1990। यंग ब्रूस वेन बैट हाउस के एक पोस्टर को देख रहा है। बैट्स ब्रूस को बहुत ही ज्यादा फैसिनेटिंग लगते हैं। थॉमस वेन अपने स्टूडेंट्स के बीच में से कहते हैं, ब्रूस बैट हाउस अभी बंद है तो क्लास के साथ रहो। ब्रूस को ये पुकार आज भी याद है। प्रेजेंट डे। एक मोटरसाइकिल गौतम शहर के रास्तों में छुपे अंधेरे को काटते हुए आगे बढ़ रहा है। ये शहर पहले से बहुत बदल चुका है। शहर के एक तरफ जहाँ रोशनी ही रोशनी है, आसमान को छूते हुए बिल्डिंग्स हैं, वहीं शहर के दूसरी तरफ परछाइयों में छुपे हुए आंखें हैं जो हमेशा किसी ना किसी को देख रहे हैं। राइडर अभी अपने मोटरसाइकिल को एक बिल्डिंग के पास आकर रोकता है। अल्फ्रेड पेनीवर्थ अपने हेलमेट को उतारता है। वो चारों तरफ अच्छे से देखता है, फिर अपने बाइक को लॉक करके अपने अपार्टमेंट में घुसता है। ये सेफ हाउस बहुत छोटा है तो यहाँ पर उसने सिर्फ काम की चीजों को रखा है। चाय को गर्म कर वो अपने चेयर में बैठता है। उसे अभी अपनी बेटी को बताना है कि वो इस शहर में है, लेकिन उसे इतना भी पता नहीं है कि जूलिया अभी भी गौतम शहर में है या नहीं। सालों बाद एक बाप अपनी बेटी को फोन कर रहा है, पर फिर भी कोई आंसर नहीं। अगर तुम्हें यह मैसेज मिले तो फोन करना, मैं गौतम में हूँ, मिलना है। अल्फ्रेड इस मैसेज को भेजकर फोन रख देता है। वो अभी अपने लैपटॉप को रिबूट करता है। पेनीवर्थ साइनिंग इन, कनेक्शन सिक्योर, हीव रिपोर्ट। कुछ टाइम तक सब कुछ शांत है, पर फिर अल्फ्रेड का हैंडलर बात करता है। चाय कैसी है? अल्फ्रेड कहता है गर्म है। असाइनमेंट के लिए रेडी हो। स्क्रीन पर कुछ इमेजेस फ्लैश होते हैं। पार्टी एनिमल्स शहर में कियोस फैला रहे हैं। गौतम शहर में मर्डर रेट बहुत बढ़ चुका है। तुम्हें इस जगह पर पहुंचना है। तुम्हारा असाइनमेंट सिर्फ सर्विलियंस का होगा। जाओ, देखो, इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करो, फिर मुझे रिपोर्ट करो, काम खत्म। लेकिन किसी के साथ एंगेज नहीं होना है और किसी के नजर में नहीं आना है। हाँ, और एक बात, शहर में एक नया नमूना आया है। अगर वो तुम्हें दिख जाए तो फिर उसे मार डालना, नहीं तो वो तुम्हें मार डालेगा। ऑल क्लियर? हाँ, साइनिंग ऑफ। अल्फ्रेड अभी अपने पिस्टल को लोड करता है, फिर अपना जैकेट लेता है और यहाँ से निकल जाता है। लेकिन बाहर आते ही उसे पता चलता है कि उसका बाइक यहाँ पर नहीं है। इस शहर से मुझे नफरत है। इस दौरान क्रॉक्स जिम में दो पावरफुल फीस्ट एक पंचिंग बैग के ऊपर बहुत ही जोरदार तरीके से पंच कर रहा है। किक्स, पंचेस रुकने का नाम ही नहीं ले रहे हैं। एक बॉडी बिल्डर इतना फास्ट मूव करते हुए इस लेवल का पंच कर सकता है, ये चीज हर रोज देखने नहीं मिलता। तो सब लोग इस पंचिंग मशीन को देख रहे हैं। ब्रूस वेन के दिमाग में कुछ बुरी यादें घर कर चुकी हैं। उसे वो दिन आज भी याद है जब वो और उसके फादर आखिरी बार एक साथ थे। उस जू में वो अपने फादर के बगल में खड़ा हुआ था। क्लास के सभी बच्चे उस शेर को देख रहे थे। ऐसे में थॉमस वेन हंसते हुए अपने बेटे से पूछते हैं, आज का दिन बढ़िया है, रात को मूवी देखने चलेंगे। अपने फादर से ये सुनने के बाद ब्रूस को सिर्फ एक ही चीज याद है। ब्रूस अभी इतनी जोर से उस पंचिंग बैग को पंच करता है कि वो बैग फट जाता है और उस बैग में रह रहे रेत पूरे जिम में फैल जाता है। ये देखकर जिम का ओनर वेलन कहता है, सच में तुम्हें ये सब करने के लिए मेरा ही जिम मिलता है? ब्रूस कहता है, सॉरी वेलन। वेलन अपने सर को हिलाता है और फिर ब्रूस को एक स्माइल देकर यहाँ से चलने लगता है। ठीक है, कोई बात नहीं, गलती तो होती ही है। $90 बैग के, $30 रेत के, टोटल हो गया $120। ये सुनकर ब्रूस कहता है, लेकिन रेत तो बैग के साथ ही आता है ना? वेलन कहता है, $30 रेत खरीदने के लिए नहीं, उसे साफ करने के लिए है। ब्रूस अपने जिम बैग को पैक करते हुए कहता है, तुम्हारा ये क्रॉक्स थोड़ा ज्यादा ही बड़ा लग रहा है, क्या खिलाते हो इसे? वेलन कहता है, वही जो मैं खाता हूँ। तो वीकेंड पर क्लब में मिलते हैं, सब लोग आ रहे हैं, एडी, हार्वी, ऑज और शायद सेलिना भी। ब्रूस जिम से निकलते हुए कहता है, इस हफ्ते शायद नहीं होगा, मुझे कुछ काम है। वेलन कहता है, पर हम लोग रात को मिल रहे हैं। ये सुनकर ब्रूस कहता है, मुझे रात को ही काम है। वेलैंड अभी अपने जिम में वापस आता है। वह भी अपने क्रॉक को नीचे उतारते हुए कहता है, किसी को परेशान मत करना, यह हमारा घर है तो इसे साफ करना है। फिर वो एक बहुत ही पुराने पिक्चर की तरफ देखता है। इस पिक्चर में वो और उसके बचपन के दोस्त सब एक साथ हैं।
उसी रात रोमन सायोनिस की याद पर मेरोनी और फैल्कॉन इस जाइगेंटिक डिनर टेबल पर बैठे हुए हैं। ये टेबल पूरा का पूरा भरा हुआ है और उनके सामने है इस शहर का क्राइम लॉर्ड जो एक मास्क पहने हुए हैं। पास ही में एक स्विमिंग पूल के अंदर एक बच्चा है जिसके चेहरे पर मास्क है और एक औरत है जो नहा रही है और एक मास्क पहना हुआ डीजे गाना चला रहा है। मेरोनी टेबल की तरफ झुकता है, फिर वो अपने सिगार को फैल्कॉन की तरफ पॉइंट कर कहता है, तो अफवाह यही है कि ये जो पार्टी एनिमल्स हैं ये हरामी लोग तुम्हारे हैं। ये सुनकर फैल्कॉन कहता है, इस शहर पर राज करने के लिए मुझे इन टट्टुओं की जरूरत नहीं है। एक सलाह देता हूँ, अपने लोगों को लेकर इस शहर से चलता बन, नहीं तो एक दिन तू मेरे ही हाथों मरेगा। इस दौरान वो औरत और वो बच्ची पूल से निकलकर उस डिनर टेबल के करीब आते हैं। फिर वो औरत कहती है, स्वीट हार्ट, तुम इन्हें वो मास्क क्यों नहीं दिखाते? क्राइम लॉर्ड रोमन कहता है, हाँ क्यों नहीं, जरा पीछे भी देख लो। फैल्कॉन और मेरोनी पीछे की तरफ मुड़ते ही चौंक जाते हैं क्योंकि यहाँ पर केसेस में मास्क हैं, डेथ मास्क, जिन्हें मरे हुए लोगों के चेहरे को काटकर बनाया गया है। और ये चेहरा मेरोनी बहुत ही अच्छी तरीके से पहचानता है क्योंकि ये उसके भाई का है। इस रूम में एक के बाद एक लाइट चलता है और हर एक लाइट के साथ एक नया बॉक्स रिवील होता है। फैल्कॉन और मेरोनी दोनों ही शॉक में चले जाते हैं क्योंकि ये सब उन्हीं के फैमिली मेंबर्स के चेहरे हैं। रोमन अभी एक शैंपेन का ग्लास उठाकर कहता है, वो जो दोनों केसेस देख रहे हो ना, गेस कर सकते हो वो किन के लिए है? इस दौरान वो बच्चा बहुत ही फास्ट मूव करते हुए दो बहुत ही शार्प नाइफ्स को फैल्कॉन के आंखों में घुसा देता है और फिर एक वायर को लेकर मेरोनी का गला घोंटने लगता है। रोमन अपने वाइफ के साथ चीयर करता है और फिर डीजे से कहता है, भाई माहौल देख, तेरे गानों को सुनकर लग रहा है कोई मर गया है, कुछ अच्छा चला। अगले दिन पार्टी एनिमल्स फिर से शहर में दंगे कर रहे हैं, लेकिन इस शहर का एक आदमी रात होने का इंतजार कर रहा है। ब्रूस वेन एक रूफ टॉप के ऊपर है। वो अभी एक मास्क पहन रहा है क्योंकि उसे पता है कि बुरे लोगों के खौफ को कैसा दिखना चाहिए। उसी रात टाउन हॉल की मीटिंग में मेयर गॉर्डन गौथम शहर के लोगों के सामने हैं। वो माइक में कह रहे हैं, अगर मैं फिर से इलेक्ट होता हूँ तो फिर मैं इस पार्टी एनिमल प्रॉब्लम को जड़ से मिटा दूंगा। लेकिन शहर के लोगों को उनके बातों पर यकीन नहीं है। लोग अभी उनके अगेंस्ट में बात कर रहे हैं। हमें आप पर यकीन नहीं है। शहर के इस हालत के लिए आप भी रिस्पॉन्सिबल हैं। आप जब पुलिस कमिश्नर थे तभी आपको इन क्रिमिनल्स के अगेंस्ट एक्शन लेना चाहिए था। टाउन हॉल के बाहर एक रूफटॉप में से एल्फ्रेड सब कुछ मॉनिटर कर रहा है। बहुत सारे पार्टी एनिमल्स टाउन हॉल की तरफ बढ़ रहे हैं। उन सभी के हाथों में वेपन्स हैं और वो मासूम लोगों को मारने के लिए बिल्कुल रेडी हैं। पेनीवर्थ रिपोर्टिंग सर, पार्टी एनिमल्स टाउन हॉल पर आ चुके हैं। सभी के पास वेपन्स हैं और देखकर लगता है कि इन लोगों का मूड भी खराब है। मैक्सिमम कैजुअलिटीज हो सकती है। एंगेज होने के लिए परमिशन चाहिए। रेडियो में आंसर आता है, परमिशन डिनाइड पेनीवर्थ, कुछ भी हो अटैक मत करना, सिर्फ मॉनिटर करो। टाउन हॉल के अंदर लोग अभी भी चीख रहे हैं। फाइनली एक औरत उठ खड़ी होती है, लेकिन वो गॉर्डन को नहीं, उस क्राउड को देख रही है जो गॉर्डन के अगेंस्ट चीख रहे हैं। गौथम शहर के लोगों, हमारी तरफ देखो। वो लोग यही तो चाहते हैं, हम लोग एक दूसरे के साथ लड़ते रहें, एक दूसरे के ऊपर चीखें चिल्लाएं और एक दूसरे को उस चीज के लिए ब्लेम करते रहें जिसके लिए हम लोग रिस्पॉन्सिबल ही नहीं है। मैं मेयर ऑफिस में काम करती हूँ और मुझे गॉर्डन पर यकीन है, लेकिन इस सिचुएशन से अगर हम लोगों को कोई निकाल सकता है, अगर हमारे शहर की इस खराब हालत को कोई सुधार सकता है तो फिर वो होंगे गौथम शहर के बहादुर लोग। आप, मैं, हम सबको मिलकर उन किलर्स को रोकना होगा। इस दौरान दरवाजे से एक ग्रेनेड अंदर आता है। सब लोग अभी डर कर जमीन पर लेट जाते हैं। कुछ मास्कमैन हाथों में बंदूक लिए दरवाजे को तोड़कर अंदर घुसते हैं। एक मास्कमैन कहता है, कोई भी अगर हिलेगा तो मारा जाएगा। ऐसे में मेयर गॉर्डन कहते हैं, अगर तुम लोगों को कुछ भी चाहिए तो मुझसे बात करो, लेकिन इन मासूम लोगों को जाने दो। ऐसे में वो लीड पार्टी एनिमल मेयर को एम करता है। फिर वो कहता है, गुड बाय जिमी। ज्यादातर गोलियां गॉर्डन के डेस्क पर लगते हैं, लेकिन एक गोली गॉर्डन को छू कर निकल जाती है। गॉर्डन अभी नीचे गिर जाता है और वो अभी डैमेज्ड है। ऐसे में वो लीडर कहता है, फायर करते रहो, लेकिन अचानक से कुछ उस दरवाजे से आकर इन लोगों को जकड़ लेता है और फिर ये लोग बाहर की तरफ खींचे चले जाते हैं। ऐसे में इंस्पेक्टर बारबरा गॉर्डन आकर दरवाजे को अंदर से बंद कर रही है, लेकिन फिर वो उस मास्कमैन को देखकर रुक जाती है। वो मास्कमैन बारबरा की तरफ देखकर कहता है, कुछ भी सुनाई दे, दरवाजा मत खोलना। बैटमैन अभी टाउन हॉल की सीढ़ियों की तरफ बढ़ने लगता है। एल्फ्रेड को ये सब सिनेमैटिक सीक्वेंस लग रहा है। उसे ये सब देखकर मजा आ रहा है। एल्फ्रेड को पता है कि पार्टी एनिमल्स हरामी हैं, तो उन्हें मार खाते देख बैटमैन के मारने के ऑर्डर्स को वो भूल चुका है। बैटमैन
बैटमैन बाहर आते ही बहुत सारे स्मोक ग्रेनेड्स फेंकता है जिससे चारों तरफ धुआं धुआं हो जाता है। ये करना जरूरी भी था क्योंकि यहाँ पर आ चुके हैं पार्टी एनिमल्स का एक एंटायर आर्मी। गन साउंड सिटी हॉल पर गूंज रही है। ऐसे में बैटमैन स्मोक का सहारा लेते हुए बहुत ही फास्ट मूव करता है और पार्टी एनिमल्स के मेंबर्स को एक एक कर सुलाते जाता है। गन फायर्स के साथ साथ यहाँ पर और भी दो चीजें चल रही हैं, बैटमैन के पंचेस और किक्स। वो हर एक को नॉकड आउट करते जा रहा है, यहाँ तक कि वो अपने केप को भी वेपन्स की तरह यूज कर रहा है। बैटमैन उन सीढ़ियों से नीचे उतर रहा है। पार्टी एनिमल्स के पहले ग्रुप का हर एक मेंबर मर चुका है। ऐसे में एक दूसरा ग्रुप यहाँ पर अपीयर होता है और वो लोग अभी बहुत ही शार्प वेपन्स को लेकर बैटमैन की तरफ बढ़ रहे हैं। लेकिन ये क्या, ये विजिलेंट भी उनकी तरफ दौड़ रहा है। क्या इसे डर नहीं लगता या फिर इसे खुद पर थोड़ा ज्यादा ही भरोसा है? बैटमैन के एक्शंस को देखकर एल्फ्रेड ये सब सोच रहा है। बैटमैन अपने मास्क के ईयर्स को उखाड़ता है जो असल में नाइफ्स के जैसे हैं और फिर वो ब्लेड से सबको काटने लगता है। बैटमैन का एक्शन बहुत ही ज्यादा ब्रूटल है। वो उन ब्लेड्स को ऐसे ऐसे जगहों पर घुसा रहा है जिसे सिर्फ देख कर ही किसी भी नॉर्मल इंसान का चीख निकल जाए। बैटमैन का नाइफ वर्क सबसे बेस्ट है। वो इन लोगों को इस तरीके से डैमेज कर रहा है कि ये लोग जिंदा तो रहेंगे लेकिन ये जख्म उन्हें जिंदगी भर याद भी रहेंगे। एकदम आइडियलिस्ट नाइफमैन एल्फ्रेड इस ब्रूटल एक्शन को अपने स्कोप से देख रहा है। अब बस कुछ ही पार्टी एनिमल्स बचे हैं, लेकिन जितने भी बचे हैं ये सबसे तगड़े वाले हैं और इन लोगों के पास तो क्लीवर्स हैं। अब क्या करोगे बच्चे? वहीं बैटमैन इन शाइनी क्लीवर्स को देखकर रुकता नहीं है। सीढ़ियों से नीचे उतरते हुए वो अपने चेस्ट पर माउंटेड बैट लोगों को उखाड़ता है और फिर उससे बनाता है एक बैटल एक्स। जब सबसे तगड़ा वाला पार्टी एनिमल बैटमैन के ऊपर अटैक करने आता है तब बैटमैन अपने बैटल एक्स से उसके हाथ को काट डालता है। ये देखकर उस ग्रुप के बाकी मेंबर्स बहुत ही डर जाते हैं। ये तगड़ा वाला पार्टी एनिमल अभी डर से कांप रहा है। वो अभी शॉक में है। मैंने सुना है कुछ कटे हुए बॉडी पार्ट्स को जोड़ा जा सकता है, लेकिन इसके लिए सही टाइम पर डॉक्टर के पास पहुंचना जरूरी है। तुम अपने कटे हुए हाथ को ले जा सकते हो। यहाँ से 3 ब्लॉक दूर एक हॉस्पिटल है। अगर फिर से हाथ को जोड़ना है तो जल्दी निकलो। क्या तुम लोग अभी भी मुझसे लड़ना चाहते हो? बैटमैन की बातों को सुनकर सभी पार्टी एनिमल्स के मेंबर्स यहाँ से भागने लगते हैं। एल्फ्रेड अभी भी सब कुछ देख रहा है। उसे ये सब देखने में मजा आ रहा है। वो धीरे से कहता है, बहुत अच्छे, लेकिन तुम अगर एक रियल टैक्टिशियन होते तो फिर तुम इन लोगों को जिंदा जाने नहीं देते। आफ्टर ऑल पार्टी एनिमल्स के इतने बड़े ग्रुप को मारने का मौका हर रोज तो नहीं मिलता। एल्फ्रेड ये सब बस सोच ही रहा है कि तभी बैटमैन अपने पॉकेट से एक डेटोनेटर निकालता है और फिर उसे प्रेस कर देता है। ब्लास्ट के बाद चारों तरफ धुआं धुआं हो जाता है। ऐसे में एल्फ्रेड अपने शॉटगन को लेकर बैटमैन की लास्ट लोकेशन की तरफ बढ़ने लगता है। चारों तरफ डेड बॉडीज और उनके टुकड़े बिखरे हुए हैं। हिलना मत। एल्फ्रेड बैटमैन के ऊपर बंदूक तान कर खड़ा है। बैटमैन कहता है, तुम इस शहर के तो नहीं लगते, ये गन कहाँ से मिला? एल्फ्रेड कहता है, ये एक DC-34 अल्टीमेटिंग शॉटगन है और ये बच्चों के लिए तो बिल्कुल नहीं है बेटे। दुनिया में ऐसी गन सिर्फ 3 है, तो हिलना मत, नहीं तो ये तुम्हारा आखिरी दिन होगा। लेकिन बैटमैन इन धमकियों से डरने वाला नहीं है। वो बहुत ही फास्ट मूव करते हुए एल्फ्रेड को एक बैक किक करता है जिससे एल्फ्रेड थोड़ा दूर जाकर गिरता है। वो अपना सर उठाता है और देखता है कि बैटमैन यहाँ से गायब है। इस इंसिडेंट के बाद कुछ दिनों तक एल्फ्रेड उस मास्क विजिलेंटी को ढूंढता रहता है। वो अपने सारे रिसोर्सेज को यूज करता है और फाइनली उसका तलाश खत्म होता है ब्रूस वेन पर। एल्फ्रेड ब्रूस के पास्ट के बारे में सब कुछ पता करता है। ब्रूस इन क्राइम एलीज में ही बड़ा हुआ है। उसकी माँ एक सोशल वर्कर है और उसके फादर एक टीचर थे। स्कूल के दिनों से ही ब्रूस एक स्मार्ट बच्चा था, लेकिन उसका लाइफ बदल जाता है गॉथम जू के उस इंसिडेंट के बाद से। थॉमस वेन सारे बच्चों को उस बैट हाउस में छुपा तो देता है, लेकिन वो शूटर थॉमस के ऊपर पीछे से शूट करता है। थॉमस उस दरवाजे को बंद कर नीचे गिर जाते हैं और उनका बेटा ब्रूस उस बैट हाउस के अंदर से अपने फादर को पुकारता रहता है। फिर एक दिन ब्रूस दुनिया का सामना करने के लिए निकल पड़ता है। वो कॉलेज जाता है, पढ़ाई कंप्लीट करता है, मैकेनिक्स, केमिस्ट्री, ह्यूमन साइकोलॉजी, मिलिट्री थ्योरी, सोशियो कल्चरल हिस्ट्री, इन सब में डिग्री हासिल करता है। लेकिन अंदर ही अंदर वो खुद को प्रिपेयर कर रहा था। आखिरकार वो अपने घर वापस आता है और अपने शहर को ठीक करने के लिए अपना काम शुरू करता है। ब्रूस अभी अपने नेबर के घर को क्रॉस कर रहा है। एल्फ्रेड ब्रूस को फॉलो कर रहा है। ब्रूस अपने घर के स्टेयर्स के सामने आकर रुक जाता है। एक औरत उन स्टेयर्स पर बैठी हुई है। वो औरत अभी हंसकर कहती है, सीरियसली तुम्हें पता है मैं तुम्हारा कब से इंतजार कर रही हूँ। ब्रूस अपने हाथ को अपनी माँ के कंधों पर रखता है। सॉरी मॉम, मैं बस जू में गया था, तुम आज भी वहाँ पर जाते हो? ब्रूस कहता है, हाँ, वहाँ पर कुछ पुरानी यादें हैं जिन्हें मैं भूलना नहीं चाहता।
ब्रूस की माँ कहती है, तुमने सुना कल रात को टाउन हॉल में क्या हुआ? हाँ, मैंने तो देखा भी। चलिए कुछ खाना बनाते हैं। एल्फ्रेड रास्ते के ऑपोजिट साइड से ये सब कुछ मॉनिटर कर रहा है, लेकिन वो ब्रूस को उसकी माँ के सामने मारना नहीं चाहता। कुछ टाइम के बाद ब्रूस अभी अपने एक सेफ हाउस में बैठा हुआ है। गॉथम शहर का सबसे रिचेस्ट बिल्डिंग, जो अभी ब्रूस का पेंट हाउस है। इस फ्लोर को उसने रेंट पर लिया है। वो अभी अपने कंप्यूटर में बिजी है। उसका रिकॉर्डर ऑन है। ब्रूस कह रहा है, ये मास्क प्रोटेक्शन या फिर लोगों को रिझाने के लिए नहीं है। मैंने जब एक को तोड़ा था तब उसका सर्किट निकल गया था। ब्रूस को अभी पीछे से कुछ सुनाई देता है। वो भी अपने रिकॉर्डर को बंद करता है और अपने फीट को काट देता है। एल्फ्रेड उन परछाइयों में चल रहा है। उसका बंदूक लोडेड है और उसे ये भी पता है कि ब्रूस को उसके यहाँ पर होने का पता है। इन बिल्डिंग्स में छुपने का आइडिया सबसे बेस्ट है। इन बिल्डिंग्स के टॉप फ्लोर्स को कंपनीज और ओलिगार्क्स ओन करते हैं, सिर्फ हॉलो इन्वेस्टमेंट्स। ये तुमसे बेहतर और कौन जानता है? तुम तो उन्हीं की कंपनी में काम करते हो ना? एल्फ्रेड ब्रूस से पूछता है। वो अपने पिस्टल को ब्रूस के कुर्सी की तरफ करते हैं। इस बार निशाना नहीं झुकेगा। ऐसे में ब्रूस परछाइयों से निकलता है। वो भी एल्फ्रेड के पीछे है और उसके हाथों में एल्फ्रेड का वो शॉटगन है। एल्फ्रेड अपने गन को नीचे करता है। वो कहता है, तुम इससे बेहतर कर सकते थे मेरे बच्चे। वैसे तुम यहाँ से निकलते कैसे हो? खिड़की से? मुझे मेरा शॉटगन वापस चाहिए बच्चे। लेकिन बैटमैन उस बंदूक को एल्फ्रेड की तरफ कर फायर कर देता है। एल्फ्रेड अभी नॉकड आउट होकर जमीन पर गिरता है। वो भी दर्द से चीख रहा है। बैटमैन अभी एल्फ्रेड के उस चुराए हुए बाइक में बैठता है। फिर वो एल्फ्रेड से कहता है, ये उतना भी ज्यादा लीथल नहीं है और तुम अकेले नहीं हो जिसे फॉलो करना आता है। बैटमैन अभी उस बाइक को लेकर बिल्डिंग से छलांग लगाता है। फिर वो रात के अंधेरे में खो जाता है। एल्फ्रेड ये सब देख रहा है। वो भी अपने पैरों पर है। उसके चेहरे से खून निकल रहा है। वो इतनी हाइट से लैंड कैसे करता है? कुछ टाइम बाद एल्फ्रेड अभी अपने सेफ हाउस में है। वो अभी कंप्यूटर में कुछ कर रहा है। उसके चेहरे के ऊपर बहुत सारे बैंडेजेस हैं। वो अभी इंटरनेट कॉल पर कहता है, अगली बार मैं उसे देख लूंगा। स्पीकर में कोई कहता है, समझ गया, लेकिन तुम सिर्फ पार्टी एनिमल्स के ऊपर फोकस करो। तुम्हारा एक पुराना टारगेट फिलीपीन पर कहीं है, उसे ढूंढो। इस दौरान मनीला में 2 हेलीकॉप्टर पायलट्स फ्लाइट के लिए रेडी हो रहे हैं। को पायलट अपने पार्टनर से कहता है, क्या इस बार भी सर अकेले हैं? दूसरा को पायलट कहता है, पता नहीं, सर के बारे में भी हम लोग कितना ही जानते हैं, उनका नाम तक नहीं पता। सिर्फ इतना पता है कि वो दुनिया के 30 सबसे अमीर लोगों में से एक हैं। वैसे इतना अमीर होकर कोई क्या ही कर लेता है? लाइफ तो हम ही ज्यादा एंजॉय करते हैं, है ना? पहला को पायलट कहता है, पता नहीं, लेकिन उनके सामने मजाक मत करना। लेकिन क्यों? क्योंकि उन्हें हंसना पसंद नहीं है और उन्हें कुछ भी हंसा नहीं सकता। मैंने उन्हें कभी भी हंसते हुए नहीं देखा। उनका बॉस अभी हेलीकॉप्टर की डोर को खोलकर अंदर की तरफ झांक रहा है। उनका आधा चेहरा अंधेरे में ढका हुआ है। द जोकर। और यहीं पर खत्म होता है द एब्सोल्यूट बैटमैन का फर्स्ट इशू। ऑनेस्टली इसका स्टोरी लाइन बहुत ही बेहतरीन है, पर देखते हैं आगे क्या रखा है। वीडियो कैसा लगा कमेंट में जरूर बताना और मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड पीस आउट।